नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 25 आपके लिए आज लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम जो होगा साथियों, जिसको यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसके द्वारा आयोजित करवाया जाएगा, उसमें भी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है। शिक्षण विधियों के प्रश्न आपसे सभी में पूछे जाते हैं, साथ ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी है। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ आपको टीचिंग मेथड के साथ में साइकोलॉजी, हिंदी के भी पूरे 100 टेस्ट देखने को मिलेंगे। 100 ही टेस्ट आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड के देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 टेस्ट सीरीज यहाँ पर मतलब 100 टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे साथियों, जो कि कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएससी और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1 है, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न होने चाहिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होने चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। देखो, निष्पक्षता मतलब बिना किसी पक्षपात के जो मूल्यांकन होता है वो निष्पक्ष मूल्यांकन कहलाता है। पक्षपात कैसे हो सकता है? जैसे कोई विद्यार्थी है, अध्यापक का चहेता है, ठीक है, अध्यापक का प्रिय छात्र है, तो अध्यापक उसको ज़्यादा नंबर दे रहा है, ठीक है, अधिक नंबर दे रहा है। कोई विद्यार्थी जो अध्यापक को पसंद नहीं है उसे कम नंबर दे रहा है। इस प्रकार पक्षपात हो सकता है। तो इसके लिए जो प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ, वो इसके लिए जरूरी है। निष्पक्षता के लिए निष्पक्ष मूल्यांकन किसमें होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। या तो आपका उत्तर सही होगा या गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पहला विकल्प आपके पहला जो प्रश्न है इसमें चौथा विकल्प आपके सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। आपके दूसरा प्रश्न है, कौन प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है? प्रॉब्लम टाइप, प्रोजेक्टर टाइप, ड्रिल टाइप और इंक्वायरी टाइप। तो यहाँ पर देखो, जो प्रोजेक्ट विधि में शामिल नहीं है आपको उसका चयन करना है साथियों। देखो, प्रॉब्लम टाइप प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्टर टाइप प्रोजेक्ट होता है, ड्रिल टाइप प्रोजेक्ट होता है, लेकिन इंक्वायरी टाइप जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ फोर्थ विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3, परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? एफ फ्रोबेल, डब्ल्यू एलेन, जॉन ड्यूवी और डब्ल्यू एच किलपेट्रिक। साथियों, परियोजना विधि जो है ये किसके द्वारा दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है डब्ल्यू एच किलपेट्रिक, विलियम हेनरी किलपेट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का निर्माण किया गया है। जबकि परियोजना विधि जॉन ड्यूवी की जो करके सीखने की विचारधारा है उस पर आधारित है। विकल्प फोर्थ आपके जो है साथियों वो सही रहेगा तीसरे प्रश्न में भी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 4, गतिविधि आधारित अधिगम के प्रथम अन्वेषक कौन है? जॉन ड्यूवी, डेविड होर्सबर्ग, रॉबर्ट स्लाविन और एडम्स वेस्ले। साथियों, एडम वेस्ले सॉरी। देखो, गतिविधि आधारित अधिगम मतलब क्रिया आधारित शिक्षण जिसको आप कह सकते हो, जिसमें बालक क्रिया के माध्यम से सीखता है। मतलब उस अधिगम में बालक खुद सक्रिय रहता है, खुद क्रिया करता है और उस चीज को सीखता है। तो इसके जो प्रथम अन्वेषक है वो है एडम वेस्ले। कौन है? एडम वेस्ले। इस प्रश्न में भी आपके चौथा ही विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। तो पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, सतत मूल्यांकन, अब इसके बाद में है रिक्त स्थान जिसकी आपको पूर्ति करना है, पर जोर देने के लिए होता है किस पर? केवल शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण और प्रतिक्रिया पर जोर देने के लिए, केवल अधिगम, अंतरावलोकन, निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग करने के लिए, केवल संपूर्ण शिक्षा अधिगम में मूल्यांकन का विनियमन करने के लिए, और इनमें से सभी। तो देखो, जो CCE है, CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। इसमें शिक्षकों और छात्रों के लिए साक्ष्य का पुनः परीक्षण भी किया जाता है।
इसमें निदान सुधारात्मक उपाय भी किए जाते हैं। शिक्षण अधिगम में मूल्यांकन का विनियमन भी किया जाता है, अर्थात उपरोक्त सभी वाला जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 5 में, इसमें भी चौथा ही विकल्प सही होगा। अभी 1 से लेकर के 5 तक के जो प्रश्न हैं सभी में चौथा ही विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे CCE के माध्यम से मापा जाता है? केवल छात्रों का शारीरिक और मानसिक संबंधी विकास मापा जाता है, केवल शैक्षिक और सह शैक्षिक उपलब्धि मापी जाती है, केवल सह पाठ्यक्रम उपलब्धि मापी जाती है, या केवल शैक्षिक उपलब्धि के उतार चढ़ाव का मापन किया जाता है? तो देखो छठे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। CCE के माध्यम से यहाँ पर सिर्फ सह पाठ्यक्रम तो नहीं नापते हैं साथियों, इसमें सभी चीज़ें आ जाती है। एक तो क्षेत्र होता है शैक्षिक क्षेत्र और एक होता है सह शैक्षिक क्षेत्र। दोनों साथियों शैक्षिक क्षेत्र में क्या चीज़ आती है? जो शिक्षण के दौरान चलती है, और उसके अलावा जो क्रिया हम बच्चों को जैसे खेलना वगैरह है, भ्रमण वगैरह है, ये चीज़ें करवाते हैं, ये सह शैक्षिक क्षेत्र में आ जाती है। तो इसके माध्यम से आप शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही उपलब्धियों को मापा जा सकता है। दूसरा विकल्प आपके छठे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 7 पर। तो 7वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, और उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। अब आपको सीखने का अवसर प्रदान करना है, किनको? बच्चों को प्रदान करना है। तो अगर हम उनको समस्या कि भाई ये प्रॉब्लम है आपकी, आपको इसको हल करना है, तो अब बच्चा उस कार्य को करेगा तो सीखने के लिए प्रेरित हो रहा है। इसमें भी जो उनकी अवधारणात्मक संरचना है, जो चीज़ों को समझते हैं उनको स्पष्ट करने में आप उनकी मदद करेंगे, इससे भी वो सीखने के अवसर उनको मिलेंगे। उनको सुझाव और संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीख सके, मतलब यहाँ पर भी अवसर मिल रहा है। तो साथियों चौथा विकल्प जो है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे। सही उत्तर समझ गए तो फिर अब उनको अवसर कहाँ मिल रहा है फिर सीखने का? अतः चौथा विकल्प आपका जो है यही सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 में चौथा विकल्प सही है। हम यहाँ पर उन्हें अवसर प्रदान करना है यदि सीखने के लिए, तो सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देना ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां प्रश्न है आपके, ब्लूप्रिंट संबंधित है प्रश्न निर्माण प्रक्रिया से, नवाचार से, क्रियात्मक शोध से, और इनमें से कोई भी नहीं। ब्लूप्रिंट जिसको नील पत्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नील पत्र भी आप इसको कहते हो। साथियों इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो गलत है। ब्लूप्रिंट का संबंध नवाचार या क्रियात्मक शोध से नहीं होता है, बल्कि प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया से इसका संबंध होता है, और यह प्रश्न पत्र की आधारशिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रश्न पत्र की आधारशिला क्या है? ब्लूप्रिंट है, क्योंकि इसके माध्यम से ही ये चीज़ें पता लग जाती है कि किस प्रकार से पेपर बनाया जाएगा। तो विकल्प आपका एक सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 पर। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके यहाँ प्रथम विकल्प सही है। चलिए 9वां प्रश्न, ये देखिए 9वें प्रश्न को, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, और अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। मानचित्र की बात की जा रही है। हम यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे राजस्थान का जो मानचित्र है साथियों, इसको आपको पढ़ना है। तो साथियों अगर आपको स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता यदि आप में है, तो आप आराम से मानचित्र पढ़ सकते हो। 9वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 10, चित्र, मानचित्र, ग्राफ, मॉडल आदि किस प्रकार के शिक्षण सहायक सामग्री है? दृश्य सामग्री, क्रियात्मक सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प आपका गलत है, ये आपका आंसर नहीं होगा। देखो चित्र,
मानचित्र, ग्राफ और मॉडल, इनमें से कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जो श्रव्य दृश्य हो। श्रव्य दृश्य का मतलब जिसमें सुनाई भी देता है, दिखाई भी देता है, तो इसमें ऐसा किसी में भी नहीं होता है। ये साथियों क्रियात्मक भी नहीं है, बल्कि ये जो सामग्रियां दे रखी है ये कैसी है, दृश्य सामग्री है, जिसमें हमें सिर्फ दिखाई देता है। अतः ये सारी ही सामग्रियां जो है, शिक्षण की सहायक सामग्रियां जो है, ये दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आती है। विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 11। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि है, सृजनात्मक विधि है, चयनात्मक विधि है और इनमें से सभी। समस्या का समाधान किया जाता है समस्या समाधान विधि में किसके द्वारा किया जाता है, छात्रों के द्वारा किया जाता है। मतलब यह बाल केंद्रित विधि है। कैसी विधि है ये, बाल केंद्रित विधि है। साथियों इसमें बच्चों को लक्ष्य केंद्रित भी रखा जाता है, सृजनात्मकता का भी विकास होता है और इसको चयनात्मक विधि भी कहते हैं। अर्थात यहाँ पर जो चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी वाला, यही आपके प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा, फोर्थ विकल्प उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को कम से कम एक जगह शेयर जरूर करिएगा साथियों। आपके 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये देखो 12वें प्रश्न को, निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्रकृति नहीं है, बच्चों को करके सीखने का मौका मिले, यह आपका प्रथम विकल्प है। बच्चे प्रश्न पूछे, यह आपका सेकंड विकल्प है। बच्चे कम गलतियां करें, यह आपका थर्ड विकल्प है। और बच्चों को खोजबीन करने का पूरा मौका मिले, यह आपका फोर्थ विकल्प है। तो 12वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, समझने वाला प्रश्न है। प्रश्न को समझोगे तो आसानी से उत्तर दे सकते हो। अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट हो, करके सीखने का मौका उसमें जरूर मिलना चाहिए, खोजबीन करने का पूरा मौका मिलना चाहिए, बच्चे प्रश्न जरूर पूछना चाहिए। क्योंकि बच्चे प्रश्न कब पूछेंगे साथियों, जब उनमें उस चीज़ को समझने की योग्यता हो, उस चीज़ को जानने में उसकी रुचि हो, जिज्ञासा हो, उस चीज़ को समझना चाहता हो। मतलब वो साथियों यहाँ पर एक तरह से अभिप्रेरित है, तो ये भी इसकी प्रकृति है। लेकिन कम गलतियाँ करे, ऐसा नहीं होता है कि भाई कम गलतियाँ करना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ये है, तो ये चीज़ें नहीं होती है। अतः तीसरा विकल्प जो है ये पर्यावरण शिक्षण की प्रकृति के विषय में नहीं बताता है। 12वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। तो साथियों 13वां प्रश्न, गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है? कांट महोदय का, हब्स महोदय का, बेकन का, रोजर बेकन का और होगबेन का। साथियों 13वें प्रश्न में आपको सही उत्तर देना है। गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है, उपरोक्त कथन होगबेन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? होगबेन के द्वारा उपरोक्त कथन कहा गया है। साथियों आपके फोर्थ विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो चलिए 14वां प्रश्न देखेंगे, गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है, मतलब गलत है। यह निगमनात्मक विज्ञान है, गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। तो बताओ भाई कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है गणित की प्रकृति के संबंध में जो सही नहीं है? साथियों गणित तार्किक विचारों का भी विज्ञान माना जाता है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मात्रात्मक तथ्य ज़्यादा होते हैं इसमें, क्रमबद्ध संगठित और यथार्थ शाखा भी विज्ञान की इसको माना जाता है। लेकिन पहला विकल्प कह रहा है कि यह निगमनात्मक विज्ञान है, यह निगमनात्मक नहीं आगमनात्मक विज्ञान है। कैसा है? आगमनात्मक विज्ञान है, न कि निगमनात्मक। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है। प्रश्न संख्या 14 में प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 पर। तो प्रश्न नंबर 15, प्रेरणा, क्रियाकलाप, समायोजन गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है? ज्ञानात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, सौंदर्यात्मक पक्ष से और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प हम वापस यहाँ से हटा देते हैं साथियों। देखो यहाँ पर सौंदर्यात्मक पक्ष के बारे में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि एक शब्द आ रहा है क्रियाकलाप। क्या आ रहा है साथियों? क्रियाकलाप।
तो क्रियाकलाप क्रियात्मक पक्ष से ही संबंधित होगा, तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 15 में सही रहेगा, क्रियात्मक पक्ष से। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 16 की ओर। यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। तो देखो 16वां प्रश्न है आपके, पढ़ने की योग्यता उच्चारण की जांच के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? लिखित परीक्षा ली जाती है, प्रायोगिक परीक्षा ली जाती है, मौखिक परीक्षा ली जाती है, और इनमें से सभी। आपको किसकी जांच करना है? उच्चारण की, कि बालक जो उच्चारण कर रहा है वह शुद्ध है, अशुद्ध है, पढ़ किस प्रकार रहा है चीज़ों को। तो इसके लिए हम लिखित परीक्षा तो नहीं लेंगे, क्योंकि लिखित में तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसा उच्चारण कर रहा है। प्रायोगिक या मौखिक? साथियों राइट आंसर है मौखिक परीक्षा ली जाती है उच्चारण की जांच और पढ़ने की योग्यता की जांच करने के लिए। विकल्प 3 आपके 16वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। तो 17वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ थर्ड विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है आपसे? इनमें से क्रिया आधारित विधि नहीं है। व्याख्यान विधि, योजना विधि, अनुसंधान विधि, किंडरगार्टन विधि। क्रिया आधारित का मतलब किसकी क्रिया साथियों? छात्रों की क्रिया पर आधारित होना चाहिए। अगर शिक्षक क्रिया कर रहा है तो वो फिर शिक्षक पर आधारित क्रिया है, जबकि महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि क्रिया छात्रों पर आधारित हो। तो किंडरगार्टन विधि पूर्ण रूप से बाल केंद्रित है, जो कि क्रिया आधारित विधि है। अनुसंधान, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है, बालक खोज के माध्यम से सीखता है, इसमें भी बालक क्रिया कर रहा है। योजना विधि में भी क्रिया करता है बालक, लेकिन व्याख्यान विधि में बालक सिर्फ मुख्य श्रोता होता है, मतलब चुपचाप अध्यापक के व्याख्यान को सुनता रहता है। अतः इसमें समस्त क्रियाएं अध्यापक ही करता है व्याख्यान विधि में। अतः ये जो विधि है ये छात्र केंद्रित नहीं है, शिक्षक केंद्रित है, और इसको हम क्रिया आधारित विधि नहीं मान सकते हैं साथियों। विकल्प 1 आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। तो 18वां प्रश्न देखते हैं। घोड़े को पानी के पास तो ले जाया जा सकता है, परंतु पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह किस कमी की ओर उल्लेख किया गया है? शक्ति की कमी, परिपक्वता की कमी, अभिप्रेरणा की कमी, और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों आपके पास एक घोड़ा है, आप उसको तालाब तक ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या वह परिपक्व नहीं है? ऐसा नहीं। पानी पीना तो वो अगर वहाँ तक जा सकता है तो पानी भी पी सकता है। उसमें शक्ति की कमी है? जी नहीं, बल्कि उसमें अभिप्रेरणा की कमी है। आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती करवा सकते हो, लेकिन जब लास्ट टाइम आएगा तो वो चीज़ आपको दुख देगी साथियों, दर्द देगी। अभिप्रेरणा की यदि कमी है तो मतलब खुद की इच्छा, एक तरह से आप कह सकते हो। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 19। वह परीक्षण जिससे किसी विषय विशेष, इकाई विशेष में छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है, क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है, उपचारात्मक परीक्षण कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है, और इनमें से सभी। तो देखो कौन सा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही रहेगा, देख लीजिए एक बार आप प्रश्न को अच्छी तरह से। यहाँ पर हम त्रुटियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और जहाँ पर छात्र की त्रुटियों के बारे में जानकारी ली जाती है उसको निदानात्मक परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? निदानात्मक परीक्षण के नाम से। विकल्प 1 आपके सही है साथियों 19वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है NCTI, न्यूपा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो देखो अगर यहाँ पर विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने की बात की जा रही है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय मतलब संपूर्ण देश की यहाँ पर बात की जा रही है। संपूर्ण देश में न्यूपा ऐसा कुछ नहीं करता है साथियों, बल्कि यहाँ जो NCERT है, NCERT, इसके द्वारा ही राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर SIERT के द्वारा साथियों जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाता है। दोनों ही चीज़ें आपको याद होना चाहिए। यहाँ आपका 20वां जो प्रश्न है इसमें प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 पर। तो आपके 21वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 21। साथियों 21वां प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है।
प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति, व्याख्यान पद्धति और चर्चा पद्धति। देखो प्राथमिक स्तर पर देखिए, मान लो पर्यावरण में कोई पाठ आया इतिहास से संबंधित, अब उसका यदि आपको शिक्षण कराना है साथियों तो व्याख्यान पद्धति तो बहुत ही बुरी रहने वाली है। यहाँ पर चर्चा बालकों से करेंगे तो उतनी जानकारी होगी नहीं उनको। प्रश्न उत्तर या कहानी कथन, 21वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो है कहानी कथन पद्धति, क्योंकि कहानी के माध्यम से यदि हम इतिहास की घटनाओं को बालकों को पढ़ाते हैं तो पहली चीज़ तो कहानी में बालकों की रुचि बिल्कुल रहती है। प्रारंभिक स्तर पर कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे तो उस चीज़ को अच्छी रुचिपूर्ण तरीके से उस चीज़ को पढ़ेंगे साथियों। अतः कहानी कथन विधि आपका जो आंसर है, दूसरा वाला विकल्प जो है यही आपका आंसर होगा 21वें प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न 22 पर। यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है, कहानी कथन पद्धति। तो चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है साथियों, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? कहानी विधि, व्याख्यान विधि, योजना विधि और इनमें से सभी। देखो व्याख्यान विधि के बारे में हमने ऊपर ही कुछ प्रश्नों में देखा है, तो इसमें करके सीखना नहीं हो पाता है। इनमें से सभी भी गलत हो गए, अगर दूसरा गलत है तो पहला या तीसरा। साथियों कहानी विधि में भी करके नहीं सीखा जाता है, हालांकि बालकों की इसमें रुचि होती है, लेकिन जो योजना विधि है इसमें बालकों को करके सीखने का मौका मिलता है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? व्याख्यान पद्धति, कहानी पद्धति, मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन कराना और परियोजना कार्य। अब यहाँ पर संसद के कार्य, आपको इस तरह का एक प्रकरण बच्चों को पढ़ाना है। अब संसद का कार्य लगभग उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर आता है साथियों। अब इस टॉपिक को पढ़ाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन, लेकिन उसमें कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी, बट तरीका ये सबसे बेस्ट है। 23वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। दिन रात का प्रत्यय समझने के लिए, पृथ्वी का आकार बताने हेतु, स्थल जल का अनुपात बताने हेतु और इनमें से सभी। साथियों जो ग्लोब होता है उसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान में क्यों आवश्यक माना गया है? इसके माध्यम से हम दिन रात का प्रत्यय भी बच्चों को समझा सकते हैं कि किस प्रकार से दिन बनता है, किस प्रकार से रात होती है। साथियों पृथ्वी का आकार इस प्रकार का है, हम बच्चों को वो भी बता सकते हैं। स्थल पर जल किस अनुपात में है ये भी हम ग्लोब के माध्यम से बता सकते हैं। तो मतलब 24वें प्रश्न में इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है यही 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, चौथा विकल्प, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न था। अब अंतिम और 25वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा साथियों, और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए भी हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही ये भी बता कर जाए 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आपको टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है, किस प्रकार आपका अनुभव हो रहा है। यदि आप 8-10 दिन से लगातार जुड़ रहे हो तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा जरूर मिल रहा होगा। साथियों देख लेते हैं अंतिम और 25वां प्रश्न, चलचित्र विज्ञान शिक्षण में महत्वपूर्ण है क्योंकि चलचित्र के माध्यम से प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति की जा सकती है, क्योंकि यह सस्ता साधन है, क्योंकि इसके प्रयोग के बाद पाठ्य सामग्री की जरूरत नहीं होती और इनमें से सभी। तो देखो चलचित्र जिसमें हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्या यह सस्ता साधन है इसलिए गलत है? जी नहीं, बिल्कुल गलत विकल्प है ये। दूसरा गलत है तो चौथा भी गलत है, तीसरा या पहला? साथियों पहला विकल्प आपके 25वें में सही है, क्योंकि जो चलचित्र है इसके माध्यम से प्रक्रिया, गति और विकास की पुनरावृत्ति आप आसानी से कर सकते हो। विकल्प 1 25वें में सही है। तो ये आपके 25 टेस्ट नंबर 25वां पूरा हुआ। टीचिंग मेथड के पिछले टेस्टों को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।